A very good morning to all my dear students. How's you all? I hope all of you are doing well. So, I am your teacher Sheenam Garg. We are going to start with human physiology. ठीक है, तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो तुम्हें आज क्या करना है, अपने 11th स्टैंडर्ड के 5th यूनिट के ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3rd चैप्टर के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड उसको अच्छे से क्लियर करना है विद मी. सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अपनी कंसंट्रेशन बना के अपने पेन एंड नोट्स उठा लो. कैसे कैसे नोट्स हमें बनाने हैं, क्या क्या हमें समझना है. ठीक है, तो पहले तो सब्सक्राइब दिस चैनल, देन ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ईजीली. So firstly, in your NCERT book chapter 8 body fluids and circulation is given. तो तुम्हें पता है every cell is required in our body. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स हैं. अगर कोई सेल है उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसको अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस भी चाहिए. एवरीथिंग, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंसेस, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड बाय द सेल. एंड सिमिलरली उस सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको बाहर भी निकालना चाहता है. तो इट मीन्स दैट जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो कुछ चीज़ों को अंदर भी लेके जाना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को बाहर भी निकालना चाहते हैं. अगर इस सारे प्रोसेस को हमें करवाना है तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म होनी बहुत ज़रूरी है जो इन सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवा सके सेल टू सेल. ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ये मैकेनिज़्म सिंपल होगी, बट हमें इधर किसके बारे में पढ़ना है, हमें इधर ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है. व्हाट हैपन इन केस ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, फर्स्टली ह्यूमंस की बॉडी में क्या है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. ठीक है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से ये सर्कुलेशन हो सकती है. बट इस सर्कुलेशन को कंप्लीट करवाने के लिए हमारी बॉडी क्या यूज़ करती है, एक फ्लूइड यूज़ करती है. उस फ्लूइड का नाम है ब्लड. ठीक है, हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक होते हैं ब्लड, एक होते हैं लिम्फ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लड पार्ट ओनली. ठीक है, पहले तुम ये समझो कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है हमारी बॉडी में. सबसे पहले तो ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो दो पार्ट्स को जोड़े रखने में हेल्प करता है. ठीक है, हाँ जी, ब्लड इज़ द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में होता क्या क्या है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्लाज्मा, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ नोन एज प्लाज्मा. एंड जो ब्लड में गाढ़ापन है वो किसकी वजह से, दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स की वजह से. एंड ये जो ब्लड का प्लाज्मा है इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. वेयर इट गेट्स सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स वेयर इट गेट्स सिंथेसाइज्ड इन द बोन मैरो. वी हैव टू लर्न दैट कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड में, 55%. फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45%. तो अब सबसे पहले तुम्हें ये याद करना है कि प्लाज्मा होता क्या है. प्लाज्मा इज़ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. जो ब्लड में लिक्विड है वो किसकी वजह से है, वो प्लाज्मा की वजह से है. एंड अब तुम सोच रहे होगे कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता क्या है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है जो ब्लड के सेल्स होते हैं, जैसे RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स. RBCs का दूसरा नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स. WBC का दूसरा नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स. एंड प्लेटलेट्स का दूसरा नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, तो हमारी बॉडी में हमने अब क्या क्या कर लिया कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या पड़ा है, प्लाज्मा पड़ा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पड़े हैं. प्लाज्मा की कंपोजिशन ज़्यादा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कम होते हैं. प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है. एंड जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं. जैसे कौन से प्रोटीन्स, जैसे अल्ब्यूमिन्स, यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन इज़ ऑल्सो अ क्लोटिंग फैक्टर. ठीक है, एंड काफ़ी और सारी चीज़ें भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर. जैसे प्लाज्मा में 95% तो वाटर पाया जाता है. 95% क्या है, वाटर होता है. वेरियस सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, काफ़ी कुछ होता है प्लाज्मा में. बट प्लाज्मा में कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं. ठीक है, बट जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज़ नोन एज सीरम.
यू शुड राइट ऑन योर नोटबुक के व्हाट डू यू मीन बाय सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें पढ़ना है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है सेल्स। आरबीसीज को रजे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये रेड क्यों होते हैं? आरबीसीज रेड क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी करवाता है। एंड हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारी बॉडी में? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड ये एरिथ्रोसाइट्स बनते कहाँ हैं? दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। एंड ये कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या है? एक्चुअली लाइफ स्पैन क्या है आरबीसीज का? 120 डेज। जैसे एक आरबीसी बन गया ये 120 डेज तक अपना काम करेगा, फिर ये क्या मर जाएगा। ये इसका लाइफ स्पैन हो गया, बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम। बनते कहाँ है ये? बोन मैरो में। जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड यहाँ पे मरे हुए आरबीसीज जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की ना रजे फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे पास, लेट मी टेल यू। ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इसकी 2 टाइप्स है। डब्ल्यूबीसी की 2 टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास आ गए ए ग्रेन्युलोसाइट्स, एक हमारे पास आ गए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, एक तो आगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स, एक आगे ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के हैं। एक होते हैं मोनोसाइट्स, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एक होते हैं बेसोफिल्स, एक होते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, ऐसे करके ये इसकी क्लासिफिकेशन है। साइड बाय साइड आई विल टेल यू द फंक्शंस। देखो यहाँ से यू कैन नोट डाउन क्लासिफिकेशन। डब्ल्यूबीसी की 2 टाइप्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट का क्या मतलब है? जिसमें ग्रेन्यूल्स क्या हैं? एब्सेंट होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट का क्या मतलब है? जहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक मोनोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फर्दर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स, एक टी सेल्स। वेरी गुड। नाउ ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की 3 टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है, आई कैन शो यू न्यूट्रोफिल्स, these are the neutrophils, basophils and eosinophils. We will do the functions of each and every class. Firstly I will tell you what is the function of WBC. WBCs are white blood cells. These provide us immunity. ठीक है, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। सो ऑल दीज 5 टाइप्स ऑफ WBC प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, प्रोवाइड अस इम्यूनिटी जो हमें क्या करती है? इन्फेक्शन से बचाती है। जो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं ये कहाँ बनते हैं? बी सेल्स एंड टी सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। पर ये मेच्योर कहाँ होते हैं? बी सेल्स तो बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं, इसलिए इनको बी सेल्स बोला गया है। बट जो टी सेल्स हैं ये कहाँ मेच्योर हुए हैं? दीज आर मेच्योर्ड इन थाइमस। ये थाइमस में मेच्योर होते हैं एंड थाइमस में मेच्योर होने की वजह से इनको क्या बोला गया? टी सेल्स बोला गया। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आरबीसी का नंबर हमारी बॉडी में बढ़ जाए, अगर इंक्रीज इन आरबीसी हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? वो यूज़ द टर्म एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? एरिथ्रोसाइटोसिस। लेट मी राइट एरिथ्रोसाइटोसिस। इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, जब आरबीसी का नंबर क्या है? बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी में। ठीक है, अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाए बॉडी में तो क्या बोलते हैं उसको? एरिथ्रोपीनिया। एरिथ्रोपीनिया। बट अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट घट जाए बॉडी में तो उसको क्या बोलते हैं? लोअर काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अनीमिया क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन की अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाती है। नाउ वी विल डू, जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? बाइकनकेव, दोनों साइड से कनकेव तो बाइकनकेव। ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं? 5 से लेके 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज आर प्रेजेंट। ओके, ये दे आर रेड इन कलर। वाई दे आर रेड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज।
ओके, नेक्स्ट इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एंड इनका नंबर क्या होता है? ये 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक पाए जाते हैं पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में। एंड इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? अबाउट अ वीक ओनली, ठीक है। उसके बाद हमारे आगे WBCs। WBCs का नंबर कितना होता है बॉडी में? 6000 to 8000। इसको आपने एज इट इज़ लर्न करना है। एंड इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़, इतना सा लाइफ स्पैन होता है इनका। ओके, उसके बाद मैंने तुम्हें WBCs की 5 टाइप्स करवाई थी, उनकी हमें क्या करनी है? डिटेल करनी है। सबसे पहले तो आगे इओसिनोफिल सेल्स, ठीक है। इओसिनोफिल सेल्स को हम किस डाई से स्टेन करते हैं? एसिडिक डाई से। दे आर स्टेन्ड विद एसिडिक डाई। एंड ये कब हमें प्रोटेक्ट करते हैं? ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती है, जैसे हम स्नीज़ करते हैं, तो हमारे कौन से सेल्स आगे आते हैं हमें बचाने के लिए? इओसिनोफिल सेल्स। अगर हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट एंटर कर जाता है, फिर भी हमें कौन से सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं? इओसिनोफिल सेल्स। नेक्स्ट इज़ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का फंक्शन सेम होता है जैसे मास्ट सेल्स का फंक्शन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होते हैं ना, एंड बेसोफिल्स सबसे कम अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, सिर्फ 0.5 से लेके 1% तक। ओके, एंड ये सिक्रीट क्या क्या करते हैं? दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करते हैं? They secrete histamine, serotonin and heparin. What is the function of histamine? Histamine act as a vasodilator. Vasodilator मतलब vaso means blood vessels, dilator means जब blood vessels widen up हो जाए, ठीक है। vasodilator क्या होता है? widening up of blood vessels। जैसे blood vessel ऐसी थी, जब हमारे पास histamine आ गया तो blood vessel क्या होगी? थोड़ी सी broad होगी, ठीक है। एंड जो हमारा serotonin है वो क्या एक्ट करता है? vasoconstrictor। vasoconstrictor में क्या होती है? narrowing of ब्लड वेसल्स होती हैं। हेपरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। अब जो बेसोफिल्स हैं उसको किस डाई से हमने स्टेन किया हुआ है? बेसिक डाई से, तभी इसका नाम क्या है? बेसोफिल। बेसो मीन्स बेस, फिलिक मीन्स लव, तो बेसोफिल्स क्या हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रोफिल्स? सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है? न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। रजत, डू यू नो फैगोसिटिक क्या होता है? फैगोसिटिक वो होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक फैगोसाइट है, एक सेल है। अगर बॉडी में ये हमारा सेल है, लेट मी रिपीट, सपोज करो ये तुम्हारी बॉडी है एंड ये तुम्हारी बॉडी में फैगोसिटिक सेल्स हैं। तुम्हारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया तो ये फैगोसाइटोसिस क्या करेगा? इसको खा जाएगा। फैगोसिटिक एक्शन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स, ओके, टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। फॉरेन मतलब जो अपनी बॉडी के नहीं है। एंड न्यूट्रोफिल्स को हम दोनों डाइस से स्टेन कर सकते हैं, एसिडिक डाई से भी, बेसिक डाई से भी। एंड न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए गए हैं, 60 to 60। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी। कितने परसेंटेज है? 60 to 65%। नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ न्यूट्रोफिल। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूट्रोफिल। इसमें ना ऐसे लग रहा है जैसे 1 2 3 4 के काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है, तो इसको PMNL भी बोलते हैं। PMNL मतलब पॉली मीन्स ज़्यादा, मोर्फो मीन्स देखने में, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। इसका फंक्शन क्या है? फैगोसिटिक फंक्शन। फिर आगे मोनोसाइट। दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट में ना न्यूक्लियस ऐसा होता है, किडनी शेप्ड, इसको बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड या मून शेप्ड कुछ भी कह सकते हैं। ओके, इसका फंक्शन भी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक मीन्स विच कैन ईट अप द फॉरेन पार्टिकल्स और बैक्टीरिया, ओके, एंड दे आर मोटाइल। दीज आर मोटाइल मतलब जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, इनके जो फैगोसिटिक एक्शन है तो ये क्या कर सकते हैं? मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करके क्या कर देते हैं? उसको खा जाते हैं अच्छे से। फिर आ गया हमारे पास लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने होते हैं? 20 to 25% होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? बिल्कुल राउंड होती है। देखो अंदर से क्या है? बिल्कुल राउंड है ये, ठीक है। लिम्फोसाइट्स भी क्या होते हैं हमारे पास? मोटाइल है बट इट इज़ नॉन फैगोसिटिक। इसका फंक्शन क्या है? नॉन फैगोसिटिक है। इसकी वजह 2 टाइप्स हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। वहाँ पे मैंने क्या बताया था तुम्हें? बी सेल्स एंड टी सेल्स बताया था, ठीक है। तो ये क्या है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट? ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी। अगर हमारी बॉडी में
कोई फॉरेन पार्टिकल, सपोज दिस इज़ द फॉरेन पार्टिकल एंड दिस इज़ द बॉडी, अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाए, इस फॉरेन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। अगर ये फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाए तो हमारे जो बी सेल्स हैं वो क्या बना देते हैं, साथ के साथ एंटीबॉडीज़ बना देती हैं, एंड ये एंटीबॉडीज़ क्या कर देती हैं, उसको किल कर देती हैं, उस एंटीजन को किल कर देती हैं। एंड सो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स हिस्सा हैं, ठीक है। जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या दे रहा है, उस एंटीजन के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है एंटीबॉडीज़ बना के, ठीक है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो एंटीजन क्या है, इसके अंदर फिक्स हो जाता है, एंटीबॉडी इसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर हमारे जो टी लिम्फोसाइट हैं ये फर्दर टू में डिवाइड हैं, TH सेल्स एंड TC सेल्स। TH सेल्स का क्या मतलब है, टी हेल्पर सेल्स। ये क्या करते हैं, ये पैथोजन को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स, जैसे इनकी हेल्प ले ली या इनकी हेल्प ले ली, ठीक है। TH सेल्स भी क्या करते हैं, दे किल द पैथोजन बट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। एंड जो TC सेल्स होते हैं दीज आर नेचुरल किलर सेल्स, इनको साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या पैथोजन को किल करते हैं अपने आप, अपनी मतलब खुद की मेहनत से, किसी की हेल्प से नहीं करते। एंड रजे दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम ऑन योर नोटबुक। न्यूट्रोफिल में तुम्हें काफ़ी सारे न्यूक्लियर ड्रॉ करने हैं, इसमें तुम ऐसे करके यू शेप्ड सा बना सकते हो, इसमें S शेप्ड सा बना दो, इसमें किडनी शेप, इसमें राउंडेड, ऐसे करके तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ना है, अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तुम्हें पता है ब्लड ग्रुप में क्या होता है, हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा जाता है, एक तो ABO ब्लड ग्रुपिंग, एक RH ग्रुपिंग। RH का मतलब होता है रहीसस फैक्टर। हाँ जी, ब्लड ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ग्रुपिंग क्या है हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले तो देखो जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप A हो सकता है, किसी का B हो सकता है, किसी का AB हो सकता है एंड किसी का O हो सकता है। सिर्फ ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, हो सकते हैं। अब ध्यान से एक बात समझो, हमारे जो RBC है ये रहा हमारा RBC के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन्स पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ एंटीजन्स पड़े होते हैं। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था कि फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको एंटीजन बोलते हैं, बट अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि RBC के सरफेस पे एंटीजन पड़ा है। जो एंटीजन RBC के सरफेस के ऊपर ऑलरेडी पड़ा है वो एंटीजन ख़राब नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा रहा। वो कौन सा एंटीजन है, वो सेल्फ एंटीजन है, वो हमारा खुद का एंटीजन है, ठीक है। RBCs के सरफेस पे एंटीजन पड़े होते हैं एंड एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो जिसका जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा एंटीजन होगा। सपोज करो जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है B, मेरी बॉडी के ऊपर कैसा एंटीजन होगा, B एंटीजन, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जैसी एंटीबॉडी होगी वैसा ही एंटीजन आएगा एंड एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। अगर एंटीबॉडी ऐसी है तो एंटीजन कैसा, ऐसा, तो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर मैं बोलूँ इन दोनों एंटीजन्स में, इसमें से और इसमें से कौन सा ये वाली एंटीबॉडी ट्रैप कर सकती है, तो ये वाला, क्योंकि इट इज़ ये कैसे पता चलता है हमें, शेप से, ठीक है। कैसी उसकी शेप है उसकी वजह से एंटीबॉडी एंटीजन को ट्रैप करती है। ओके, अब RBC के सरफेस के ऊपर जैसे एंटीजन कौन सा पड़ा है, B एंटीजन, ठीक है। अगर एंटीजन B पड़ा है, अगर मैंने उसको B एंटीबॉडी दे दी तो B एंटीबॉडी क्या करेगी, B एंटीजन को क्या कर देगी, मार देगी, ठीक है। तो हम सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन तो एक सरफेस पे रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जब एंटीबॉडी हमारे पास कौन सी आती है, 1 मिनट, हाँ जी, जब हमारे पास RBC के सरफेस के ऊपर B एंटीजन है तो हम उसको कौन सी एंटीबॉडी दे देंगे, A एंटीबॉडी दे देंगे, क्योंकि A एंटीबॉडी B एंटीजन को कुछ भी नहीं बोलेगी, ठीक है। जब एंटीजन कौन सा दिया, B टाइप, एंटीबॉडी कौन सी दी, A टाइप, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, B टाइप, ठीक है। जैसा एंटीजन होगा वैसी ही ब्लड ग्रुप की टाइप होगी। सिमिलरली जैसे एक सेल है ना, एक हमारा RBC है, RBC के सरफेस पे A एंटीजन पड़ा है। अब तुम बताओ इसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी होगी, ऑब्वियसली B एंटीबॉडी होगी, तो ये कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, A टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। ओके, वन मोर, अगर बताओ जिसका ब्लड ग्रुप AB है
जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके पास दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर इसके पास ए एंटीबॉडी है तो ये इसको नुकसान करेगी, अगर बी होगी तो इसको नुकसान करेगी, इसलिए इसके पास कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं। एंड ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोला जाता है, ये सबसे ब्लड रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है। फिर आगे हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला गया है, ठीक है। एंड इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, ए एंटीबॉडी भी होती है, बी एंटीबॉडी भी होती है। लेट मी रिपीट, वी हैव टू थिंग्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन हमें पता है डेंजरस होता है ना, मैं यही बता रही हूँ तुम्हें। एंड जो एंटीबॉडी होती है हमारी खुद की बॉडी बनाती है। एंड जो एंटीजन है कहाँ पे पड़ा है, सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर पड़ा है। एंड एंटीबॉडी कहाँ पड़ी है, सीरम में पड़ी है। नाउ सीरम क्या है, सीरम इज़ प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। जिस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अब हमने कुछ स्पेशल केसेस ले लिए, जैसे ये आरबीसी ड्रॉ की है ना, इस पे ए एंटीजन बना दिया, बी एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, इफ़ आरबीसी हैविंग ए एंटीजन ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए टाइप। ये बात तुम्हें समझ आ गई। अब मैंने तुम्हें बताया था ब्लड ग्रुप की टू टाइप्स हैं, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक आरएच ग्रुपिंग, है ना। तो जो आरएच ग्रुपिंग है उसका क्या लेना देना है, एक्चुअली जो आरएच ब्लड ग्रुप है ना, ये हमने कहाँ पे देखा था, फर्स्ट टाइम मंकी में ऑब्जर्व किया गया था। मंकी में ऑब्जर्व किया क्योंकि मंकी का नेम भी क्या होता है, रहीसस रहीसस, मंकी का नेम होता है रहीसस रहीसस। एंड आरएच एंटीजन है जो वो मंकी में भी पाया गया, ह्यूमंस में भी पाया गया, दोनों में पाया गया। तो देखा गया 80% लोगों में आरएच एंटीजन पाया गया, सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट है। तो जिसके पास आरएच एंटीजन होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें क्या करवा रही थी, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी है, आरएच एंटीजन भी है, बी एंटीबॉडी है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव। अब इसके पास क्या है, ए एंटीजन, बी एंटीजन, आरएच एंटीजन, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो दो एंटीजन से कौन सा ब्लड ग्रुप बना है, ए बी। आरएच एंटीजन से कौन सा बना, ए बी पॉजिटिव। सिमिलरली इधर देखो, ये वाले डायग्राम पे आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन है एंड दोनों एंटीबॉडीज़ है, ए एंड बी। जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप। बट इसके पास आरएच एंटीजन है तो इसको क्या बोलेंगे, ओ पॉजिटिव बोलेंगे। ओके, अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग का एक सीन पढ़ते हैं तुम्हें, वेरी इंटरेस्टिंग। आरएच ग्रुपिंग में क्या होता है, आरएच एंटीजन इज सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन द मंकी। ये क्या पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। अब अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड को हम आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल में ट्रांसफ्यूज़ करवा दे तो क्या हो जाएगा। अगर एक पर्सन है, ठीक है, ए, एक पर्सन है बी, इसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है। अगर इसका ब्लड इसके पास जाएगा तो साथ में इसके पास आरएच भी जाएगा। अब ये बी वाला जो पर्सन है ये क्या करेगा, इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो ऐसे सोचेगा कि ये पार्ट मेरा नहीं है, आरएच को मैं जानता नहीं हूँ, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, वो आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। तो अगर उसने आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी तो वो क्या कर देगा, उसको किल करना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी डेंजरस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा ही एक केस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उसके वो क्या है, आरएच नेगेटिव है, उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, वो क्या है, आरएच नेगेटिव है। एंड जो उसका बच्चा है, फीटस है, वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, मदर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी, आरएच एंटीजन ऑफ फीटस डज नॉट गेट एक्सपोज टू आरएच नेगेटिव मदर ऑफ ब्लड ऑफ मदर बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। एक्चुअली तुम्हें पता है मदर एंड फीटस को प्लेसेंटा की हेल्प से क्या किया जाता है, वो प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो क्या कर रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा रहा है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, बट नॉट ब्लड एक्सचेंज। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है बेबी की, जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है बेबी का जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है वो लीक हो जाएगा एंड इट विल एंटर इनटू द मदर्स ब्लड। वो मदर के ब्लड के पास जाएगा एंड जब मदर के ब्लड के अंदर आरएच एंटीजन जाएगा तो मदर क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू
शुरू कर देगी, तो एंटीबॉडी जो बनेगी वो क्या हो सकती हैं, RH एंटीजन के अगेंस्ट बनेगी। एंड वो RH एंटीजन कहाँ पे है, उसके ब्लड के अंदर है, उसने एंटीबॉडीज़ क्या है बना के रख ली। बट डिलीवरी इतने में हो जाती है तो बेबी इज़ सेफ़, बेबी को डिलीवर अभी कर दिया गया होता है। लेट मी रिपीट, अगर हमारे पास RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फीटस है, जब बेबी की डिलीवरी होती है तब थोड़ा सा ब्लड क्या है मिक्स हो जाता है मदर एंड बेबी का। तो जब मदर के अंदर RH नेगेटिव एंटीजन जाएगा तो मदर का ब्लड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। बट अगर वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बच्चे की प्रेजेंस में तो बच्चे को खतरा है, बट इतने में बच्चे की हम क्या करवा देते हैं, डिलीवरी करवा देते हैं, सो बेबी विल बी सेफ़। बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जब वही मदर नेक्स्ट बेबी को बर्थ देती है, दैट प्रेगनेंसी इज़ नॉट सेफ़, क्योंकि बेबी फिर से कौन सा होगा हमारे पास, जो अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो जब RH पॉजिटिव बेबी मदर के इनसाइड होगा तो मदर का ब्लड क्या है रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इसके पास RH पॉजिटिव है, क्योंकि उसकी बॉडी ने ऑलरेडी क्या बना ली हैं, एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बना ली हैं। तो वो क्या करेंगे, उसको किल करना शुरू कर देंगी एंड फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। इस डिज़ीज़ को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे हम बचा सकते हैं, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है मदर को साथ के साथ anti-D का इंजेक्शन देना चाहिए, जो क्या करवा देते हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी को भी सेफ करवा देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का क्या मतलब होता है, अगर तुम्हारी फिंगर पे या कहीं पे भी कोई कट लग गया तो तुम्हारा क्या है, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ब्लड काफ़ी लंबे समय तक फ्लो होता गया तो तुम्हारी बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी हो जाएगी, तुम्हें एनीमिया हो जाएगा। तो हमें ब्लड की क्या करवानी है, क्लॉटिंग करवानी है, ब्लड को स्टॉप करवाना है फ्लो होने से। तो हम इस ब्लड स्टॉप को क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होगा वो कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जब किसी पर्सन को चोट लगती है तो हमारे कौन से सेल्स हैं जो सबसे पहले आते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, कौन से सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स आते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। एंड जो प्लेटलेट्स हैं उनके पास एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। वो इस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ जी, प्रोथ्रोम्बिन इज़ कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, एंड जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको रहने दो, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। एंड ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को जो ब्लड में पड़ा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो एट द साइट ऑफ इंजरी हमारा ब्लड रिलीज़ हो रहा था, ब्लड में प्लेटलेट्स थे, उन्होंने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ किया। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर क्या बना, थ्रोम्बिन बना। फिर इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को ब्लड में जो प्रेजेंट है उसके फाइब्रिन बना दिए। फाइब्रिन मतलब ऐसे करके थ्रेड से बनाने शुरू कर दिए। अब ये थ्रेड्स क्या हैं, इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे, एक फाइब्रिन पॉलीमर बना लेंगे। हमारी बॉडी के ऊपर जख्म सा बन जाता है ना, जब ये फाइब्रिन पॉलीमर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बन जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लॉट में। क्लॉट बन जाएगा, एक डार्क रेड कलर का स्कार सा बन जाएगा। ठीक है, You have been observed a dark reddish brown scum formed at the side of cut और इंजरी। कहते जब तुम्हें कट और इंजरी होता है आफ्टर सम टाइम तुमने देखा होगा कि डार्क रेडिश ब्राउनिश सा एक स्कार बन जाता है तुम्हारे उस साइट ऑफ इंजरी के ऊपर, है ना। ये कैसे बनता है, क्योंकि फाइब्रिन थ्रेड्स क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर नेटवर्क बना लेते हैं, उसके ऊपर जम जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे कोगुलेट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स जैसे थ्रोम्बिन एक्सेट्रा। एंड ये क्या है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, कोगुलेशन वाला स्टेप है, कोगुलेशन मतलब जो ब्लड की कोगुलेशन हो रही है, ब्लड को जमा रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स होता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम, ऐसे करके काफ़ी सारे एंजाइम्स होंगे जो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, फिर नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक्ट करेगा एंड फिर वो प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे करके काफ़ी सारी रिएक्शंस हो रही हैं। इन काफ़ी सारी रिएक्शंस को हम कैस्केड ऑफ रिएक्शंस भी बोलते हैं, जिसमें एक के बाद एक रिएक्शन होती
होती जाती है। एंड उसके बाद क्या होगा, एट एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर। कहते क्या हुआ, जब इंजरी हुई थी प्लेटलेट्स को सिग्नल पहुंचा कि तो आप कोगुलेशन की विधि क्या है शुरू कर दो, ठीक है। एंड ये क्लोटिंग फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, आके उसको एक स्कार बना रहे हैं। एंड कैल्शियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोटिंग में। Okay students, I hope you understand that. If any doubt is there, you can ask me again and again. Next video we will do in next part. This is the first part up to clotting factors. In the next part we will do the ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इधर हमारा सेशन क्या है, कंप्लीट हो गया। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।